बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये एक तसलसल के साथ कंपेन चल रही है मीडिया पर कि अपोजिशन नाकाम हो गई है और वज़ीर आज़म के एतमाद में इजाफा हो गया। एतमाद में इजाफे की मैं कहानी आपको बता देता हूँ, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है ये एक मुनज़्ज़म हिदायतनामे के तहत चल रहा है और मकसद यही है कि अवाम को यकीन दिला दिया जाए कि हुकूमत महफूज हो गई और अपोजिशन के पल्ले अब कुछ नहीं रहा। दावे की बुनियाद ये बनाई जा रही है कि इन्होंने तो कहा था कि दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हालांकि दिसंबर में हुकूमत ख़त्म होने का किसी ने नहीं कहा था। ये कहा था कि दिसंबर फैसला कुन होगा और वो फैसला कुन हो भी चुका है, जिसकी अलामात अभी सामने नहीं आई लेकिन वो जल्द ही सामने आ जाएंगी। और इमरान खान के पुरएतमाद होने की कहानी ये है कि वो बहुत खौफजदा है और टेंस हैं, जिसके तीन मैं आपको बताता हूँ। कि एक तो ये देखें कि वो इतने खौफजदा हैं कि नजूमियों की हदायत पर वो कोयटा नहीं जा रहे, जहाँ बस का सानिया हुआ है और हज़ारा बरादरी के 11 आदमियों को ज़िबा कर दिया है बकौल इंटेलिजेंस इदारों के कि दाइश के लोग थे, उन्होंने उनको मार दिया। और वो धरने वालों को मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म यहाँ नहीं आते हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे और ना ही मरने वालों को जो कत्ल हुए थे, शहीद हुए थे, उनको दफन करेंगे। तो वज़ीर आज़म पर हर तरफ से दबाव है। उनकी पार्टी के लोगों ने भी उन्हें मशवरा दिया है और पूरे मुल्क में उनकी बात भी उड़ रही है कि वो क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि यही इमरान खान है जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में जब एक मरतबा हज़ारा वालों ने धरना दिया था तो उन्होंने तक़रीर की थी कि अगर मैं होता तो फ़ौरन पहुंचता, और ये भी कहा था कि अगर मैं होता तो ये कभी ना कहता कि ये भारत ने कराया, ये फ़लाँ दुश्मन ने कराया, या फ़लाँ दुश्मन ने कराया, क्योंकि जो कुछ भी है अंदर ही है। खैर ये बातें तो अलग हैं, लेकिन नजूमियों का कहना है कि जनवरी में आपने ये परहेज़ करना और फरवरी में आपने ये परहेज़ करना है। तो जनवरी में जो परहेज़ बताया गया वो कुछ इस किस्म का है कि जो कोई ऐसा सफ़र मत करे जिसमें आपको पहाड़ के ऊपर से गुजरना पड़े, पहाड़ क्रॉस करना पड़े। तो नजूमियों की इस हदायत पर वो वहाँ नहीं जा रहे। हो सकता है वो दबाव से मगलूब हो जाएं और चले जाएं, क्योंकि कल मरियम नवाज और PDM के दूसरे लीडर वहाँ पहुँच रहे हैं धरने पर, तो शायद वो परेशान होकर कि ये मेरी बहुत ज़्यादा सुबकी हो जाएगी अगर मैं ना गया तो चले ही जाएँ। लेकिन अभी तक की इतलात ये है कि नजूमियों ने उन्हें सख्ती से मना कर रखा है। तो ये खौफ की अलामत है, क्योंकि अगर वो खौफ नहीं है, उन्हें पूरा इत्मीनान है और किसी तरफ से उन्हें कोई नुकसान का, हुकूमत के ज़वाल का अंदेशा नहीं है, तो फिर उन्हें नजूमियों की बात की इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो नजूमियों के कहने के मुताबिक सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद से नहीं निकल रहे। दूसरा उनका खौफ की वजह यह है कि उन तक ये इतलात पहुँच रही हैं कि जो राब्ते बैक डोर में हो रहे हैं, जो सीगा राज में राब्ते हैं, उनमें नए सेटअप के खदोखाल मुरतब किए जाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि मुख्तलिफ धड़ों में, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स में राय का इतना इख्तलाफ है या मफादात का या अहदाफ का इतना टकराव है कि वो नए सेटअप के और नए फार्मूले पर अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। और ये ज़ाहिर है इस अमल में वक्त लगेगा और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर कोई फार्मूला तय होगा और यकीनन इमरान खान तक ये इतलात पहुंच रही होंगी कि बैक डोर राब्तों में क्या खिचड़ी पक रही है। और वो खिचड़ी ज़ाहिर है जब पकना शुरू होती है तो फिर इख्तलाफात में जो टाइम होता है वो मैटर नहीं करता, आखिरकार वो उसने पकना ही होता है। ये तो उनकी खौफ की अलामत है। और बौखलाहट की अलामत ये है कि एक अखबार में ये वज़ीर आज़म के सदारत में होने वाले वज़ीरों के इजलास की रिपोर्ट छपी है डबल कॉलम सुर्खी के साथ, और उसमें दिलचस्प बात यह है कि हर वज़ीर ने परेशानी का इज़हार किया कि जनाब महंगाई बहुत है, बिलों के निरख बढ़ रहे हैं, बदअमनी जो है वो रिकॉर्ड हदों को छू रही है, इस तरह के मसले हैं, और काश्तकारों की फसलें तबाह हो रही हैं, ज़राअत तबाह हो रही है, ये सारे मसले हल किए जाए। तकरीबन जितने भी बोलने वाले वज़ीर थे इन सब ने इसी किस्म के शिकवे किए, बदअमनी पर, महंगाई पर, माशी सूरत हाल पर। वज़ीर आज़म साहब ने सबकी सुनी और सुनने के बाद जो तबसरा किया वज़ीर आज़म ने वो ये कहा, महंगाई और बदअमनी और माशी बदहाली पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आप वज़ीरों का फ़र्ज़ है कि आप अपोजिशन के बखियों धड़े, उन्हें टफ टाइम दें, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। ये इत्मीनान की निशानी अगर इसी को कहते हैं तो फिर यकीनन वज़ीर आज़म पुरइत्मीनान है। इस बात से उनका खौफ बिल्कुल सामने आ जाता है कि उन्हें बाकी चीज़ों की कोई परेशानी नहीं है, महंगाई से कोई परेशानी नहीं है, बदअमनी उनका मसला नहीं है, माशी तबाही उनका मसला नहीं है। उनका मसला अपोजिशन का जो दबाव है उससे निकलना है और उससे निकलने के लिए वज़ीरों को ड्यूटी दे रहे हैं। और वज़ीरों का हाल यह है कि वो सुबह से शाम तक बेइज्जत होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जिस तरह की भी गुफ्तगू करते हैं, अपोजिशन को गालियां देते हैं, PDM के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनको माने मतलब नहीं निकलता। आज बन्नू का जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा था, छोटा दरमियाना जलसा नहीं था, तो उस पर भी वज़ीरों को ये बयान देना पड़ा कि ये जलसी है। आज शिबली फराज ने कहा ये C क्लास जलसा था। यानी उन वज़ीरों की भी मजबूरी है कि उन्हें खान को खुश करना पड़ता है, तो खान को खुश करने के लिए वो यही कहेंगे। भावलपुर में जो जलसा हुआ वो आपने देखा, वो कितना बड़ा जलसा था, जनूबी पंजाब की तारीख का बहुत बड़ा जलसा था। मरियम नवाज की जो इस्तकबाली रैली थी वही 2.5 किलोमीटर में फैली हुई थी। तो इन जलसों को अगर वो जलसे कहते हैं वज़ीर आज़म के मुशीर और
तर्जमान और वज़ीर ये शिबिली फराज इस तरह के लोग, तो ज़ाहिर है उनकी मजबूरी है, अगर वो ये ना कहें तो उनको काबीना के इजलास में डांट पड़ेगी और हो सकता है कि उनसे उनका महकमा ही तब्दील कर दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म के खौफ की अक्कासी करती है, जिसके मैंने 3 पॉइंट आपके सामने बता दिए हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को आप सामने रखें और फिर ये देखें कि मीडिया की ये जो कैंपेन चल रही है कि पीडीएम को शिकस्त हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद में इजाफा हो गया है, तो इसके पीछे वज़न कोई नहीं है, इसके पीछे वज़न नहीं है, हदायतनामा है। और अगर एतमाद की बात है तो फिर आप मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर जो उन्होंने बन्नूमी की है उससे अंदाज़ा लगा लें। उन्होंने जब ये कहा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और मजमे ने किस तरह उन्हें तालियाँ बजाकर दाद दी कि इस जाली हुकूमत को हम चलने नहीं देंगे। तो नाज़रीन, जाली हुकूमत के लफ्ज़ से मुझे वो फिर पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो मैंने बहुत पहले अपने कालम में लिखी थी। आज से 3-4 साल पहले कई लोगों से मेरी मुलाकातें हुई थी जिनमें कादियानी जमात के भी कुछ लोग शामिल थे, और इसके अलावा हकीम सईद ने या डॉक्टर सरार ने जो कुछ अपने तकरीरों में कहा या किताबों में लिखा वो भी मेरे सामने था। और इसके अलावा उस वक्त मैं एक अखबार का एडिटर था, बहुत सारे लोगों से मेरे राब्ते होते थे। तो उन सारी गुफ्तगुओं और इंटरनेशनल प्रेस में जो कुछ छपता था और जिस तरह के राब्ते हो रहे थे मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान मुखालफ ताकतों के दरमियान उनकी खबरें मीडिया में छप रही थी, वो सारा सिलसिला पूरी तरह बयान भी नहीं किया जा सकता, ज़रा रिस्क वाली बात है। लेकिन खुलासा ये है कि जब मैं इन सारी तहरीरों और तकरीरों और ख़बरों का तजिया करने बैठा तो मुझे ये साफ महसूस हुआ कि एक टारगेट के तहत ये सारा काम किया जा रहा है और 6-7 अहदाफ हैं जो खान के ज़रिए पूरे कराए जाएंगे। उनमें सबसे ऊपर जो फौरी हदफ था वो तो सी पैक था, वो सी पैक ख़त्म हो गया और उसके बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को इस नहज पर ले जाना था कि जहाँ से रिकवरी ना हो सके। तो अब आप देखें कि वर्ल्ड बैंक ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है जो अखबार में छपी भी है, डान अखबार में। तो उसमें उसने कहा है कि कोरोना के बाद भी पाकिस्तान की मईशत का ये ग्रोथ रेट है वो 0.5% से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये भी उसकी मैक्सिमम उम्मीद परस्ती है कि वो 0.5% यानी आधे फ़ीसद, एक का आधा हिस्सा तक मईशत जाएगी। जबकि इस दौरान कोरोना से ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्क जिस तरह के भारत है, जहाँ पाकिस्तान की निस्बत कोरोना ने ज़्यादा तबाही फैलाई है और बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, तो भारतीय मईशत जो है वो 3.5 और 4% के दरमियान से हिसाब से तरक्की करेगी। अफ़गानिस्तान की भी 3% के हिसाब से, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों की 4-5-6% के हिसाब से। वाहिद मुल्क पाकिस्तान है पूरी दुनिया में जिसकी मईशत 0.5 से भी नीचे रहने की तवक्को है या खदशा है और हो सकता है सिफर ही रहे। तो ये जो हदफ है ये किसी नाअहली या किसी कुदरती आफत या कोई ऐसे नागुज़ीर सूरत हाल की वजह से सामने नहीं आया है, बल्कि ये एक मनसूबाबंदी थी। तो मैंने उस वक्त लिखा था कि खान साहब को लाने का एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तान की मईशत को ख़त्म किया जाए, और फिर ये एक मकसद ये था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर यक्का और तनहा कर दिया जाए। यानी हद इस बात की आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो किसी भी इशू पर अगर वो खड़ा होना चाहे तो कोई मुल्क उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ताल्लुकात तो हमारे सब मुल्कों से है, दुश्मनी और जंग हमारी किसी मुल्क से नहीं है, लेकिन कोई मुल्क हमारे लिए साथ देने की हद तक तैयार नहीं है। तो ये हदफ भी हादसाती तौर पर हमने हासिल नहीं किया है, इसके लिए भी खान साहब की मेहनत को दाद देना पड़ेगी। और ये जो दीगर अहदाफ हासिल किए गए वो मैंने तो खैर नहीं लिखा था, लेकिन वो भी आपके सामने है कि पार्लियामेंट जो है वो बेमाने होकर रह गई है और अदालती निज़ाम पर सवाल उठ रहे हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज पर अवामी सतह पर जो तबसरे हो रहे हैं, जिस तरह वो ज़ेर बहस आ रही है, वो भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत हाल है जिससे हर सूरत में हमें अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन ये खान साहब की वजह से हमने ये दिन देखा कि मुसल्लह अफवाज और दूसरे इदारे जो है वो पब्लिक में मनफी तौर पर ज़ेर बहस आ रहे हैं। इस रुझान को रोकने के लिए इस्लाह अहवाल की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी खुद फ़ौज पर है और इदारों पर है कि वो इस सूरत हाल को रोके आगे बढ़ने से, क्योंकि अगर फ़ौज का इदारा ज़ेर बहस इस तरह आए तो उससे मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और ख़ारजी सिक्योरिटी दोनों ही मुतासर होती हैं। हमारी खारजा पॉलिसी तो पहले ही ढेर हो चुकी है। 2 अहदाफ और थे, वो एक तो आइन में तरमीम करनी थी, वो जो भुट्टो साहब के दौर में कादियानियों के ख़िलाफ़ एक तहरीक पेश हुई थी और करारदाद पेश हुई थी, जिसके नतीजे में जिसके मुतफ़िक़ा तौर पर पास होने के नतीजे में कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत क़ानूनी तौर पर करार पाए थे। गैर मुस्लिम तो वो शुरू दिन से है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि उनका गढ़ था, यानी उनकी बेस थी, और दुनिया भर में जितने भी कादियानी हैं उनका 80% हिस्सा पाकिस्तान में रहता है, तो यहाँ उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर करना अमली ज़रूरत भी था, अक़ीदे की ज़रूरत के अलावा अमली ज़रूरत भी था। ये काम भुट्टो साहब की हुकूमत के दौर में हुआ। तो इस तरमीम को ख़त्म करने के लिए कोशिशें बहुत अरसे से जारी हैं। सबसे पहले ज़िया उल हक़ साहब ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके
सामने कुछ हक़ायक़ आए, वो कुछ चीज़ों से नाबल्द थे या कुछ चीज़ों से नावाकिफ़ थे, तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया, बल्कि कादियानियों के ख़िलाफ़ कानूनी शिकंजा उन्होंने मज़ीद सख्त कर दिया। दूसरी तरमीम जो वो करना चाहते हैं, और जो अब भी उनके इस मामले में तो खैर नाकाम हो गए, लेकिन दूसरा काम जो वो करना चाहते हैं वो ये है कि सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जाए। और नाज़रीन, अगर आप गौर करें या किसी भी सियासी माहर से पूछें जो पाकिस्तान के अमूर का गहरा मुताला कर चुका हो, तो वो आपको बताएगा कि सदारती निज़ाम को लाने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को आप ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। क्योंकि जब अयूब खान ने सदारती इलेक्शन जीते थे और मुल्क में अपनी तरह का सदारती निज़ाम नाफज किया था और 1 यूनिट कायम किया था, तो उसी वक्त कुछ सियाने लोगों ने कह दिया था कि अब पाकिस्तान 2 टुकड़े होकर रहेगा। पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने से अब बचाना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ 5 साल बाद पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो इस वक्त पाकिस्तान एक वफाक है जिसके 4 यूनिट हैं। अगर आप सदारती निज़ाम नाफज करेंगे तो गोया ऐलान करेंगे कि हम 4 यूनिटों को तस्लीम नहीं करते। अमलन पाकिस्तान फिर 1 यूनिट हो जाएगा, और दुनिया के किसी मुल्क में जहां वफाक के 1 से ज़्यादा यूनिट हों, सदारती निज़ाम नाफज करने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर आज भारत में सदारती निज़ाम नाफज कर दिया जाए तो भारत की शिकस्त व रेस का अमल शुरू हो जाएगा। तो बांग्लादेश जैसा मुल्क अगर चाहे तो सदारती निज़ाम नाफज कर सकता है, क्योंकि वो लिसानी, मजहबी और नस्ली तौर पर एक इकाई है, एक यूनिट है, यानी कि सारी की सारी वहाँ एक ही कौम रहती है, बंगाली। जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान में 32 कौमें रहती हैं, पाकिस्तान में 4 कौमें तो सूबों की सतह पर हैं, लेकिन सूबों से हटकर देखा जाए तो जहाँ 6 कौमें बनती हैं। इस तरह के महाजर कौम भी कुछ छोटी कौम नहीं है, 2, 2.5, 3 करोड़ की आबादी है उनकी। इसी तरह गिलगित के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, अगरचे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के वफाक का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे तो इनकार मुमकिन नहीं कि वो पाकिस्तान ही का हिस्सा है। तो कश्मीरी और गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों को मिला लिया जाए तो ये पाकिस्तान में 6 कौमियती एक ताना बाना है, और सदारती निज़ाम इस ताने बाने को तोड़ कर रख देगा। तो नाज़रीन, आज की इतला यही थी कि इमरान खान को ये इतलात मिल गई हैं कि पसे पर्दा एक खिचड़ी पक रही है, जिसका मकसद ये है कि इस निज़ाम में उनको घुसपैठिया समझकर बाहर निकाल दिया जाए और निज़ाम चलता रहे। अपोजिशन PDM इस फार्मूले को किसी हद तक तस्लीम कर चुका है कि चलिए निज़ाम चलता रहे और इसको तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन इस तस्लीम करने के एवज़ उसने हमारे सियासी निज़ाम जो आइनी नहीं है बल्कि गैर आइनी तौर पर एक मलगूबा बना हुआ है मुदाखलत का, कुछ गैर आइनी ताकतों की तरफ से हिस्सेदारी का, तो उस निज़ाम में तब्दीली और बाज़ गारंटियों के हसूल के साथ उन्होंने अपनी मंजूरी मशरूत की है। अब हमें ये इंतज़ार है कि जब ये ड्राफ्ट सीन होगा तो क्या मंजर सामने आएगा, और अपोजिशन के जो अहदाफ हैं वो कितने हासिल हुए हैं और कितना उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। खुदा हाफिज़।